तो दोस्तों, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, आज उसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 20, 21 और 22। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब, और साथ के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें और ऑल पर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित में संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाए तो उसके सजा की 3 व्यवस्थाएं दी गई है। जिसमें पहली है, कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं, यानी कोई पहले की कानून की सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा, दोहरी हानि नहीं, यानी किसी को एक दंड के या एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक कानून की 2 बार सजा नहीं। तीसरा, स्व अभिशंसन नहीं। यहाँ पे स्व अभिशंसन का अर्थ है कि किसी को अपना गुनाह या अपने खिलाफ सबूत देने को नहीं कहा जाएगा, यानी उसको अपना जो गुनाह है वो कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने ही विपक्ष में वो गवाही दे या सबूत दे। अब आगे अनुच्छेद 21, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कभी कभी ये इतना टिपिकल हो जाता है कि ये समझ में भी नहीं आता। इसमें कुछ ना कुछ बच्चों के कन्फ्यूजिंग रह ही जाते हैं, परंतु आज हम वो सभी क्लियर करेंगे। अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी जो हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इससे हमें कोई भी वंचित यानी कोई भी इस पर रोक नहीं लगा सकता। परंतु यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कोई विधि यानी कानून बनाकर कोई प्रक्रिया स्थापित कर दी जाए या कोई कानून बना दिया जाए, तो उसके आधार पर हम इस पर यानी जीवन जीने के अधिकार पर रोक लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं, यानी वरना हम नहीं लगा सकते। और इसमें जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यह हमने ब्रिटेन और जापान से प्राप्त की थी। तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित यानी जो हमारे जो भी कोई भी विधि या कानून बनता है, वह संसद या विधायी या फिर कार्यपालिका बना सकती है कोई भी कानून। परंतु जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत जो कानून बनते हैं, वह कार्यपालिका तो नहीं बना सकती, यह केवल संसद या विधायी ही बना सकती है। इसमें एक विधि बनाई जाती है, जिस विधि के आधार पर हम जीने के अधिकारों को वंचित कर सकते हैं। संसद द्वारा कोई भी विधि या कानून बनाकर हम जो हमारे जीने के जो अनिवार्य जो अधिकार है, उनसे हमें वंचित किया जा सकता है, और जो संसद द्वारा विधि बनाई जाती है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आशा करता हूँ कि मैं आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो समझ में आ गई होगी। शब्दों में, इन साधारणतः शब्दों में हम कह सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कुछ ऐसे विधि या कानून बनाई जाती है जिसके आधार पर हमारे जो जीने के जो अधिकार है, हमें उनसे वंचित किया जा सकता है, और इन पर हम न्यायालय में भी कोई चुनौती नहीं दे सकते। इसी से संबंधित एक मामला था यानी विवाद था N.K. गोपालन विवाद 1950, जिसमें इस प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। और अगला जो विवाद है मेनका गांधी विवाद 1978, यह है। इसमें प्रमुख रूप से 3 बातें कही गई थी। पहला तो मेनका गांधी कहीं विदेश जा रही थी, तो उनके जो
पासपोर्ट है उस पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद ये मेनका गांधी विवाद चर्चा में आया। एक और विधि या प्रक्रिया जोड़ी गई जो थी विधि की उचित प्रक्रिया। यानी विधि की उचित प्रक्रिया जो है ये हमने अमेरिका से बोरो की थी। और विधि की उचित प्रक्रिया में मेनका गांधी विवाद में ये कहा गया कि जो स्थापित प्रक्रिया में जो हम न्यायालय कोई भी कानून है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अब उन्हें विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जाए। और जो कानून उचित नहीं या मूल सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और अब जो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमारे कुछ और अन्य अधिकार आते हैं वो है जैसे कि आजीविका का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार जो हमें मेनका गांधी विवाद के बाद मिला था, नींद का अधिकार, आत्महत्या न करने का, इच्छा मृत्यु का अधिकार या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संरक्षण, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का अधिकार, प्यार या विवाह करने का अधिकार और निजता का अधिकार। जो ये निजता का अधिकार है यह 2017 में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर शिक्षा का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के भाग ए में जोड़ा गया। और इसकी जो शिक्षा का प्रावधान है जो हमारे संविधान है वो हमें 3 जगह पर मिलता है। पहला फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार अनुच्छेद 21A, दूसरा DPSP यानी DPSP राज्य की नीति निर्देश तत्व, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51A में। किसी भी नए कानून या किसी भी अधिकार को जब संविधान में जोड़ा जाता है तो इसके लिए एक संविधान समीक्षा समिति का गठन किया जाता है और इसी के परामर्श पर ही किसी भी हम कानून को या अधिकार को संविधान में जोड़ सकते हैं। और शिक्षा का जो अधिकार था वो एक नए अनुच्छेद में इसी के परामर्श पर जोड़ा गया था। जो शिक्षा का अधिकार था जो पहले 6 से 14 वर्ष तक तो जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है वह है, और बाद में इसमें एक और जोड़ा गया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष से कम तक के बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी को खोली गई और इसमें जो बच्चों को शिक्षा और इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी को दी गई। अब इतना तो आपने कोई भी बुक्स या चैनल या कहीं से भी आपने पढ़ रखा होगा, परंतु इससे कुछ आगे यानी RTE यानी जो शिक्षा का अधिकार था ये जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ तो दिया गया, परंतु यह केवल मूल अधिकारों तक में ही था, इसे व्यवहारिक रूप से नहीं अपनाया गया। फिर जो शिक्षा का अधिकार है उसे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में गठित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। RTE यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसे संविधान में कब रखा गया, कब मूल अधिकारों में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। इसके लिए जो अधिनियम है उसके लिए जो समिति को गठित किया गया वो 2009 में और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। अब अनुच्छेद 22 जो है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में तो यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद उसे
क्या कदम उठाने चाहिए, परंतु अनुच्छेद 22 में यह बताया गया है कि गिरफ्तारी से पहले क्या क्या सुरक्षा है, यानी हम गिरफ्तारी से पहले क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण शब्दावली है। जिसमें पहला दंड विषयक यानी सजा देने वाला, दूसरा निवारक यानी बचाना, दंड विषयक से बेहतर। इसमें सर्वप्रथम गिरफ्तार या गिरफ्तारी जो अपराध के पश्चात की जाती है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी हम जिसे भी कोई भी पर्सन को गिरफ्तार करते हैं तो उसे यह अधिकार है कि वो पूछ सके कि हमें किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। पर विदेशी एवं निवारक हिरासत वाले व्यक्तियों के लिए नहीं। दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे में पेश करने का अधिकार, यानी उसे 24 घंटे में कोर्ट में हमें पेश करना ही होगा। इसमें जो यातायात या जो यात्रा का समय है वो नहीं मिलाया जाता यात्रा से हटकर। यानी अब मान लीजिए हम हरियाणा के निवासी हैं और किसी मुस्लिम को हमने एमपी या फिर बिहार में पकड़ लिया है, और यदि वो कहे कि मुझे तो 24 घंटे में पेश करना, तो वहाँ से हम उसे हरियाणा में लाने में जो समय लगता है, जो यातायात या यात्रा में समय लगता है, वो तो मान लो 24 घंटे से ज़्यादा लग जाए, तो फिर वो कहेगा कि मुझे तो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना ही चाहिए, वरना मैं छूट जाऊँ या इससे अधिक आप मुझे नहीं रख सकते। तो इस कारण जो यात्रा का समय है वह इसमें शामिल नहीं होता। और दंडाधिकारी यानी मुजरिम, दंडाधिकारी यानी जो कोर्ट के सामने 24 घंटों में पेश नहीं किया जा सकता, तो उसे रिहा होने का भी अधिकार है। अब आगे हम पढ़े निवारक निरोध। जो निवारक निरोध है यह है हम भाई अपराध से पूर्व या किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, या हम इसे कह सकते हैं नज़रबंद भी कह सकते हैं, और जिसको केवल शक के आधार पर या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है वह निवारक निरोध के तहत आता है। संदेह है तो उसे 3 महीने के लिए हिरासत में या नज़रबंद रख सकते हैं। उसके बाद सलाहकार बोर्ड से राय लेकर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो सलाहकार बोर्ड होता है उसके जो सदस्य हैं वो सदस्य जो उच्च न्यायालयों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को इनका सदस्य बनाया जाता है। और अनुच्छेद 21 के और अनुच्छेद 22 के अनुसार संसद महीने से अधिक किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की आज्ञा के बिना रखती है तो वह बताएगी कि परिस्थितियाँ क्या है, इसे क्यों रखा गया। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 में 3 महीने की अवधि बिना सलाहकार बोर्ड के हटाकर 2 महीने कर दी गई, हालांकि यह प्रयोग में नहीं आई। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।